हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस। आ गया हूं मैं अपनी आज एक नई क्लास लेके। आज की क्लास मेरी आपके लिए एक रामबाण क्लास है। ऐसी क्लास जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। ऐसी क्लास मैं आपको दूंगा कि जिसकी जरूरत आपको सबसे ज़्यादा होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। बड़े से बड़ा ट्रांसलेशन, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपने मेरी बताई हुई ट्रिक फॉलो कर ली तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि कितना बड़ा सेंटेंस आपके सामने आ जाए वो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। तो रहेगा वीडियो में आखिरी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस मैं आपको आज आपके सामने रखने वाला हूं कि जिसे देखकर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे कि इसको ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाए। लेकिन ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूं कि उस सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट कर लेंगे, स्वयं ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और ये रहा आपके सामने पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखिए, परेशान मत होइए, छोटा सा लिया है मैंने। ये सेंटेंस बहुत छोटा सा लिया है। ऐसे कई सारे सेंटेंस आपके सामने आएंगे और ट्रिक का यूज करूंगा मैं, और उस ट्रिक को आप भी यूज कीजिएगा। कोई भी किताब उठा लीजिएगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लीजिएगा, वो ट्रिक आपके लिए 100% कारगर होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का आप रूल क्या जानते हैं? ट्रांसलेशन का रूल होता हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों को सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया है? सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है कि सेंटेंस में जो कार्य कर रहा होगा, जो कार्य करने वाला होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए पहले कार्य कौन सा हो रहा है? फिल्म देखने का कार्य हो रहा है। और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, अर्थात मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, दो सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या हो गया? अब सब्जेक्ट को तो मैंने छांट लिया और सब्जेक्ट लिख भी दिया। अब आगे चलते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? तो आप लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि सेंटेंस में कनेक्टर्स। सेंटेंस में अगर एक शब्द से दूसरे शब्द को कनेक्ट करना हो तो कनेक्टर्स का यूज किया जाता है, यानी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन अर्थात कनेक्टर ढूंढिए। कनेक्टर ढूंढने के लिए आपको करना क्या? सब्जेक्ट तो आपने ढूंढ ही लिया, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। अब आगे से नहीं, पीछे से देखना शुरू कीजिए। देखिए, फिर उबाऊ फिल्म देखी, घर पर, ये पर आ गया आपको सामने। पहला कनेक्टर आपको मिल गया यहाँ पे, ये आपको पहला प्रीपोजिशन मिल गया। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया दूसरा कनेक्टर आपको मिल गया के साथ। अब फिर और कोई कनेक्टर नहीं है, यानी दो शब्द आपको ऐसे मिले जो आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट कर रहे हो। प्रीपोजिशन की एक खूबी होती है, क्वालिटी होती है प्रीपोजिशन कि जिस शब्द के बाद आता है ये उसी शब्द को अगले शब्द के साथ कनेक्ट करता है। अर्थात यहाँ पे पर आ रहा था तो ये घर को कनेक्ट कर रहा था, एक घर के साथ एक कनेक्ट हो रहा था। और फिर ये के आ रहा है, के साथ पूरा एक कनेक्टर है, तो ये अपने पिताजी को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि ये हमारा एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया। अच्छा, क्या मैंने एक बहुत उबाऊ फिल्म देखी, तो इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। इसको आप पहले ट्रांसलेट कर लीजिए कि मैंने एक बहुत उबाऊ फिल्म देखी। आई सॉ अ वेरी बोरिंग मूवी। मैंने एक बहुत उबाऊ फिल्म देखी। आई सॉ ए वेरी बोरिंग मूवी। अब आ जाते हैं करेक्टर नंबर 1 की तरफ। करेक्टर नंबर 1 क्या है हमारे पास? घर पर, तो एट होम। एट होम। अब फिर करेक्टर नंबर 2 अपने पिताजी के साथ, पिता, तो करेक्टर नंबर 2 के साथ, तो विद, अपने पिताजी के साथ, माई फादर। क्लियर? अब यहां पे एक वर्ड आपका छूट रहा है, ये कल, जो इकलौता बचा रहेगा। सारे सब तो आपने लिख दिए, अब कल बेचारा इकलौता बचा हुआ है। तो जो इकलौता बचता है, जिसका कोई साथ नहीं होता, वो आप देखते हो कि भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता है। तो इसका भी कोई साथ देने वाला नहीं, तो ये भी भीड़ में जाके सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा। यहां पे आपने खड़ा कर दिया इसे लाकर, और सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। आया मजा? देखा कितना आसान था कि ऐसा ए वेरी बोरिंग मूवी एट होम विद माई फादर यस्टरडे। हो गया ट्रांसलेट। अरे तो छोटे से सेंटेंस है, इससे भी बड़ा सेंटेंस आपको अगले आसानी से ट्रांसलेट करना मैं सिखा दूंगा। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कठिन सेंटेंस नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूं।
आपको बिना सिखाए मैं जाने नहीं दूंगा यहाँ से कि सेंटेंस आपको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, ये चीज मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ हम पढ़ते हैं। तो ये लीजिए आपका दूसरा सेंटेंस कि वह एक कार से 5 घंटे में 50 मील की दूरी तय कर सकता है। अब आप लीजिए इसमें पहले सब्जेक्ट को पकड़, सब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, वह है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब लिख लिया, अब उल्टी की तरफ पीछे, मतलब इसे छोड़ दिया, पीछे जा गए सेंटेंस में। अब सेंटेंस में पीछे की तरफ से जांच करते हुए चल रहे हैं, कहाँ कनेक्टेड में, यहाँ मिल गया। पहला हमें प्रीपोजिशन यहाँ मिल गया। अब 50 मील की दूरी 5 घंटे में, दूसरा प्रीपोजिशन यहाँ मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी मिल गया तीसरा प्रीपोजिशन, अर्थात अब इसमें हमें 3 प्रीपोजिशन दिखाई दी। अब आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करना है। तो सबसे पहले जो बचा कुचा है उसको रख लीजिए, यानी कि एक कार से इसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, 5 घंटे में ये कनेक्शन पूरा हुआ, 50 मील की ये कनेक्शन पूरा हुआ। अब बचा क्या, दूरी तय कर सकता है, तो यहाँ पे सकता है तो अर्थात कैन का यूज करेंगे, कैन कवर द डिस्टेंस, हो गया, दूरी तय कर सकता है का ट्रांसलेशन। अब एक एक करके हम घूमते चलते हैं। 50 मील की ऑफ 50 माइल्स, और फिर 5 घंटे में इन 5 आवर्स, और फिर एक कार से बाय अ कार, हो गया, चौंकिए मत, ये हो गया सेंटेंस। जैसे ही कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स इन 5 आवर्स बाय ए कार। कितना आसान था, शायद आपने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस यूं चुटकी बजाते सॉल्व होंगे। तो चलिए चलते अपने आगे सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक ये फंडा आपको मैं सिखा नहीं दूंगा, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है कि सर स्टूडेंट को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो दबा के लाइक कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखने से ही आपको मेरे वीडियो समय पर ही और बिल्कुल ठीक टाइम पर मिल जाया करेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस वही स्ट्रक्चर, वही फार्मूला, बस आप अपनी वोकैब को मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी वोकैब मजबूत नहीं है तो आप ट्रांसलेशन को कभी, कितनी भी ट्रिक मैं आपको बता दूं, वोकैब आप ट्रांसलेशन बिना वोकैब के आप सीख नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस में आपको अगर ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना है तो आप अपनी वोकैब मजबूत कीजिए। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कठिन वर्ड लिख दिया है, अगर आप मेरे लिखने से पहले आप अगर उसकी इंग्लिश बता देते हैं तो समझ लीजिए कि आप वोकैब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते अपनी हम आगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सब्जेक्ट ढूंढते। सब्जेक्ट हमारे पास आ गया गांधी जी, गांधी जी आ गए यहाँ पे, तो सबसे पहले गांधी जी को हमने लिख लिया, गांधी जी। अब सेंटेंस उल्टी की तरफ से, थे महान अवतार पर, यहाँ पे पहला प्रीपोजिशन में मिल गया, फिर आ गया दूसरा प्रीपोजिशन की, अब इसके बाद तीसरा प्रीपोजिशन है, तो 2 ही प्रीपोजिशन है। तो इस दुनिया को की से कनेक्ट हो गया और धरती पर कनेक्ट हो गया। अब आ गया एक महान अवतार थे, तो अब इसको ट्रांसलेट करना है कि एक महान अवतार थे, तो वॉज अ ग्रेट। अब आपको हमारे जो कठिन वर्ड था अवतार, इसकी इंग्लिश मिली, अगर मिल गई हो तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, इनकारनेशन, ग्रेट इनकारनेशन। जिन्होंने इनकारनेशन सोच रखा होगा वो बधाई के पात्र है, क्योंकि वो अपनी वोकैब पर काम कर रहे हैं। और लेकिन जिन्होंने नहीं सोच रखा होगा वो जरूर अपनी वोकैब पर काम कीजिए, क्योंकि अगर वोकैब नहीं अच्छी होगी तो आपको सेंटेंस नहीं आने वाला है। तो हमारा ये हो गया कि एक महान अवतार थे, गांधी जी वाज ए ग्रेट इनकारनेशन। अब पहला प्रीपोजिशन था धरती पर, तो धरती पर ऑन द लैंड कर दिया हमने, धरती पर, और इस दुनिया की ऑफ दिस वर्ल्ड। और सोचा नहीं उससे पहले सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस थोड़ा इससे टफ लेते हैं, थोड़ा कठिन लेते हैं इससे हम। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आप देखिए, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा सेंटेंस मैंने लिया। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
मैंने अभी तक क्या बताया कि सब्जेक्ट को पकड़ के बाहर खींच लिया और सबसे पहले उसे लिख दिया। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिए इसमें आ जाएगा। तो जैसे आप कहेंगे किसी भी देश, तो किसी भी देश को सब्जेक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के बाद आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रीपोजिशन ये पूरे वर्ड को किसी भी देश को कनेक्ट कर रहा है, तो अर्थात प्रीपोजिशन है लगा हुआ, तो उसमें सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है सब्जेक्ट। ये आप परेशान मत होइए, आसानी से बताता हूँ। अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चलना शुरू कीजिए, अपने प्रीपोजिशन को ढूंढने शुरू कीजिए। प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे पहला प्रीपोजिशन में मिल गया, पहली लाइन में मिल गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रीपोजिशन यहीं पर मिल गया, फिर हो गया की, तीसरा प्रीपोजिशन मिल गया, फिर आ गया चौथा प्रीपोजिशन, फिर आ गया की, पांचवा प्रीपोजिशन। अरे बाप रे, पांच प्रीपोजिशन। अब इसको कैसे करेंगे, लेकिन अभी सब्जेक्ट ही नहीं मिला हमें, जो उसमें सबसे पहले लिखना वो सब्जेक्ट मिला ही नहीं, और प्रीपोजिशन पांच मिल गए। करेंगे कैसे, परेशान मत होइए, आप देखिए कैसे होते हैं कि किसी भी देश के, ये पूरा वर्ड इसके साथ कनेक्ट हो गया, गांव में इसके साथ कनेक्ट हो गया, किसानों की इसके साथ कनेक्ट हो गया, और कृषि के इसके साथ कनेक्ट हो गया, यानी इसके पहले वाले वर्ड को कनेक्ट करते चलिए। क्षेत्र में इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास स्थिति, एक वर्ड ये बचा और ये पूरा फ्रेज बच गया छोटा सा। तो अब यहाँ पे जो वर्ड बच गया, एक वर्ड, वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो स्थिति के लिए लिखेंगे द कंडीशन। द कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इज नॉट वेरी गुड, इज नॉट वेरी गुड, यानी कि आपका मेन फ्रेज का जो ट्रांसलेशन है वो हो गया। अब आते हैं अपने पहले प्रीपोजिशन, क्षेत्र में, यानी में के साथ इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब उसके बाद कृषि के लिए हम लोगों को ऑफ का यूज देखने को मिल जाता है, ऑफ, इन द फील्ड ऑफ। अब आ गया हमारे पास एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा प्रीपोजिशन। तीसरा किसानों की, ऑफ फार्मर। अब फिर गांव में, इन द विलेजेस। क्लियर, किसी भी देश के, ऑफ एनी कंट्री। हो गया इतना बड़ा सेंटेंस, चुटकी बजा के सॉल्व, और देखिए कि उसी ट्रिक पे सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। ट्रिक क्या है थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, सामने रख लीजिए, और उसके बाद सेंटेंस में उल्टी तरफ से चलना शुरू कीजिए, सेंटेंस में उल्टी तरफ से चलना शुरू कीजिए, और जहां प्रीपोजिशन आ रहा है उसकी नंबरिंग करते हुए चलिए, नंबरिंग करते हुए चलिए, 1 नंबर 2 नंबर, पीछे की तरफ से नंबरिंग कीजिए, आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से हर प्रीपोजिशन पे नंबरिंग कीजिए। अब उसके बाद क्या काम कीजिए, प्रीपोजिशन का काम होता है कि अपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए कि वो प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से आपके सारे वर्ड आप एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे। अब आपके पास बचा जो आखिरी में बच जाएगा, जैसे यहां बचा हुआ था, बहुत अच्छी नहीं है, ये हमारे सब्जेक्ट के साथ लिखा जाने वाला फ्रेज होगा। तो सब्जेक्ट के साथ उस फ्रेज को लिखिए, और उसके बाद एक एक प्रीपोजिशन को, जैसे नंबरिंग आपने कर रखी है, उसी नंबरिंग वाले प्रीपोजिशन को उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे ट्रांसलेट करते हुए चलिए। आप यकीन मानिए, आप अपनी वोकैब से मार खा सकते हैं, वोकैब से मात खा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक, ये स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब अगला सेंटेंस ये आपके सामने है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, ये आपके लिए है। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखिए और मेरी बताई हुई ट्रिक के अनुसार इसे ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने ट्रांसलेशन को पूरा उसमें लिख दीजिए। मैं देखूंगा कि आप अपने ट्रांसलेशन को अच्छे से कर पाए हैं या फिर मैं फेल हो गया। यही बात है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप फेल होंगे तो मैं भी फेल होऊंगा, आप पास होंगे तो मैं भी पास होऊंगा। तो वहां पे अगर आप ट्रांसलेट कर ले जाते हैं, ट्रांसलेशन सही से कर ले जाते हैं और आप पास हो जाएंगे उस जगह पर, तो मैं भी पास हो जाऊंगा। क्योंकि जैसे आप लोग हैं और मैं हूं, तो आप लोग अगर परीक्षा देने बैठते हैं तो साथ साथ मेरी भी परीक्षा, यानी हर टीचर की परीक्षा होती है, हर अध्यापक की परीक्षा होती है, क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट को पढ़ा रखा है। स्टूडेंट पास हुआ, अध्यापक पास हो गया,
स्टूडेंट फेल हुआ, अध्यापक फेल हो गया। स्टूडेंट तो एक बार परीक्षा देके निकल जाते हैं और टीचर की हर साल परीक्षा होती रहती है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि अगर आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो आप ही नहीं फेल होंगे, साथ साथ मैं भी फेल होऊंगा। तो इसको करने से पहले एक बार मेरी वीडियो को रिवाइज करके फिर से शुरू से देख लीजिएगा कि उसमें मैंने बताया क्या है, और उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो लेक्चर मैं अब समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको ट्रिक बताई है ट्रांसलेशन की, वो धांसू ट्रिक आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है, कोई डाउट होता है दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी क्वेरी को छोड़िए, अपने कमेंट मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो में क्या चीज़ समझ में नहीं आई या फिर आप कहाँ पे जाके फंस गए, और निश्चित ही मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर 100% दे दूंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक समझ में आई हो, तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल में लगे हुए घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटा दबाने से यह होगा कि सुबह 7:30 बजे आपकी मोबाइल की घंटी बजेगी और उस घंटी बजने के साथ साथ मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा ठीक सुबह 7:30 बजे। और उसमें आपको कोई ना कोई एक अच्छी अनोखी ट्रिक दिखाऊंगा, मैं अनोखी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी एजुकेशन जो होगी सट से रॉकेट की तरह बूस्ट कर जाएगी। तो जरूर घंटे को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।